Assalamu alaikum. The topic of today's video is the paragraphs of IFRS 9, and the paragraphs that we will discuss is 5.6.1 to 5.6.7 in three parts. And today's part we will discuss the reclassification of financial assets. That is, we will record it at investment at amortized cost on the first day on the initial recognition while we have purchased the investment, and then we will further see how we will reclassify these investments whether into fair value to OCI or whether to fair value through P&L from investment at amortized cost. So here is the example. Here is the face value, premium, transaction cost, and the total price of the investment is 143,000. Coupon rate is 16%, term is 4 years, and IRR is 11.326%. So first we will record it through amortized cost. So investment at amortized cost will be debited and the bank will be credited by 143,000. Okay, so if we read here book interest income on the basis of IR, यानी यहाँ पे IRR दिया हुआ है तो हम amortized cost के अंदर यही करते हैं भाई, हम IRR के थ्रू इनकम बुक करते हैं। जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं हमें उसी तरीके से उसको IRR लेके चलना है। मेन क्या है कि रिक्लासिफिकेशन के वक्त क्या एंट्री पास करनी है, किस अमाउंट से एंट्री पास करनी है, मेन ये है। और अगर कोई इम्पेयरमेंट आती है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर amortized कॉस्ट में चल रही है तो उसकी एंट्री इस तरीके से पास होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि भाई ईयर 1 के एंड पे हमारे पास हम लोग यहाँ पे ईयर 0 पे हम वो कर लें कि भाई एज्यूम कर लें कि इम्पेयरमेंट लॉस हमें हुआ, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होगा, हमारा पीएनएल में इफेक्ट जाएगा और एक लाइबिलिटी प्रोविजन खड़ी हो जाएगी कितने, 1,000 रुपये से। एज्यूम किया मैंने 1,000 रुपये, तो मेन मकसद ये है कि भाई इम्पेयरमेंट की एंट्री कैसे बनेगी जब हम लोग जो मॉडल यूज़ कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट का। ठीक है, अच्छा अब हम इंटरेस्ट इनकम बुक करते हैं। इंटरेस्ट इनकम किस तरीके से बुक होती है, एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या है यहाँ पे एयर का चार्ट बना लेते हैं। ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। ठीक हो गया, यहाँ पे ईयर 1 2 3 4 4 ईयर की टर्म्स है, 4 ईयर का ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो ईयर हमारा ये आ गया। बाद ओपनिंग हमारी क्या है, 143,000 की है। इंटरेस्ट हम लोग लाएंगे अपने IRR पे, और जब में कैश रिसीव होगा वो हमें होगा एट फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ कूपन 20,000। ठीक है, ईयर वन के एंड पे हमारे पास ये आ गई कैरिंग अमाउंट अमोर्टाइज कॉस्ट की। अच्छा मैं इसकी एक एंट्री पास कर लेता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की, तो इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करने की, सॉरी। बैंक डेबिट होगा 20,000 से, हमारी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी IRR की वजह से 16,000 की हमारी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी, बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग के ईयर 1 पे हमारा ईयर 1 के एंड तक हमारी ये एंट्रीज पास हुई थी। हम आते हैं एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2। entity decides to reclassify investment at amortized cost to investment at fair value through OCI। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा जो बिजनेस मॉडल चेंज हो सकता है वो सिर्फ फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे चेंज हो सकता है, यहाँ पे लिखी हुई बात है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हम क्लासिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते। सही हो गया। अच्छा अब हम ईयर 2 के एंड स्टार्ट पे आए हम लोग, तो हमने अपना रिक्लासिफिकेशन की, तो रिक्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई रिक्लासिफिकेशन के वक्त और रिक्लासिफिकेशन के वक्त क्या क्या होगा। सबसे पहले हम ये होगा इंटरेस्ट इनकम जो बुक करेंगे वो IRR के बेसिस पे बुक करे होंगे, वही जो सेम अमोर्टाइज कॉस्ट का है।
दूसरा ये कि भाई हमने जो प्रीवियसली इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज किया होगा, जैसे यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसको हम इस तरीके से रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन पूरा रिवर्स करके, और वो सारा जो अमाउंट होगी वो ओसीआई में लेके चले जाएंगे। ठीक है, एंटर फॉर फर्दर रिकॉग्निशन। अब मजीद अगर इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज करना है, जब हम इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे हैं, तब उसकी क्या एंट्री पास होगी, तभी एंट्री पास होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होगा और प्रोविजन की जगह हमारा ओसीआई क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी फेयर वैल्यू की चेंजेस होंगी वो ओसीआई के अंदर डेबिट या क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये भी एज्यूम कर लें कि हमारी फेयर वैल्यू जो है वो होगी कुछ 1,35,000 की, हमने ये एज्यूम कर लिया, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,45,000। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहले यहाँ पे कर लें कि हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी थी। हमारी कैरिंग अमाउंट थी 179,196, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ पे सही। अब हमारी कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर 1 या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2, कैरिंग अमाउंट है हमारी 13,196 की, और हमारे पास जो फेयर वैल्यू है वो है 1,45,000 की। तो हमारे पास कितने का चेंज आया, यानी कि हमारे पास इंक्रीज हो रही है, हमारी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमारी इंक्रीज हो रही है, कितने से, 5,804 से इंक्रीज। ठीक हो गया। अब इसकी हम एंट्री की आवाज करेंगे भाई। सबसे पहले हम इसकी अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने फेयर वैल्यू पे हम उसको ले आते हैं, 1,45,000। जो इंक्रीज आया वो रिकॉर्ड होगा हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड नहीं, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट थी वो क्रेडिट हो जाएगी, और अमाउंट क्या होगी, वो जो उसकी कैरिंग अमाउंट थी वो उसकी अमाउंट होगी जिससे वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री टाई हो गई। अच्छा, जो हमारा प्रीवियसली यहाँ पे हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया हुआ था, वो यहाँ पे उसको वो शेयर में ट्रांसफर कर देते हैं। मजीद इम्पेयरमेंट भी हम यहाँ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हद तक सिंपल सिंपल सा रखा है। प्रोविजन क्रेडिट डेबिट करेंगे अपना, और उसे ही क्रेडिट करेंगे, कितने से, जितने से टोटल बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास इम्पेयरमेंट का 1,000। अगर हमारे मजीद हमने यहाँ पे अगर कोई एयर 1 के, ये तो एयर 0 के स्टार्ट पे की थी, एयर की 0 पे की थी हमने, अगर हम एयर 1 पे एंट्री पास करता है 1,000 रुपये की मजीद, तो हम लोग यहाँ पे प्रोविजन डेबिट करते वो 2,000 से करते हैं। ठीक हो गया, अभी हमारे यहाँ पे उसे क्रेडिट हो जाएगा। अब जो मजीद एंट्रीज होंगी वो सब की सब उसी बेसिस पे जा रही होंगी, जो कि हमारे उसमें इसकी बेसिस पे जा रही होंगी, स्टेबल के बेसिस पे हम लोग एंट्री पार कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे अब इसको मजीद बढ़ा लें आगे अपने टेबल को, अगर हम एयर 2 की एंट्रीज भी पास कर लें यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सही है। अब हमारे पास ये आ गई नेट कैरिंग अमाउंट आ गई एयर 2 पे 134,926। पहले हम इसकी इंटरेस्ट की एंट्रीज पास कर लें। हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा 20,000 से, बस इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 15,766 से, और ये डिफरेंशियल हमारी इससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी OCI। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम फर्दर एज्यूम कर लें कि हमारा मजीद इम्पेयरमेंट लॉस हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट पे, तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा और हमारा OCI क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, एज्यूम कर लें हम लोग 1,500 से। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। अब हमारी फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू की बात करें हम, कि भाई अगर हम ईयर 2 के एंड पे एज्यूम कर लें कि हमारी फेयर वैल्यू हो गई है 130,000 ईयर 2 एंड, तो हमारी फेयर कैरिंग अमाउंट ये है, और हमने अगर एज्यूम कर लिया हमारी फेयर वैल्यू 1,30,000 हो गई है, तो हमारे यानी
हमारी डिक्रीज़ आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर, हमारी फेयर वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। हमारी जो कैरिंग अमाउंट है वो है 134 की और हमारी फेयर वैल्यू है 130,000 की। तो हमारे नुकसान हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री पास कर देंगे OCI डेबिट और हमारा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। चेंजेस जो है हम अपनी फेयर वैल्यू की वो OCI के अंदर ही पार करेंगे 4961.96। सही है, ये एक रिक्लासिफिकेशन हो गई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से लेके फेयर वैल्यू OCI के अंदर। अगर हम बात करें, अब इसको बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, उससे अगर हमें रिक्लासिफिकेशन टू इन्वेस्टमेंट इन P&L में आना है तो उसका हम लोग क्या करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें कि भाई हमने यहाँ पे एयर 2 के स्टार्ट पे हम लोग ने आके हम उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे आके, तो तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल सी वही यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। यहाँ पे अगर हम रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसकी इंटरेस्ट जो हम बुक करेंगे वो बेसिस करेंगे, वो जो बुक करेंगे हम कूपन डेट की बेसिस बुक करेंगे, यानी जितना रिसीव कर रहे हैं वही हम लोग अपना इनकम दिखा रहे होंगे, और जो हमने जितना प्रीवियसली इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज किया हुआ होगा उसको हम लोग लाइबिलिटीज की प्रोविजन खत्म करेंगे और P&L में क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि भाई हम अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल पे हैं तो हम एंट्री इस तरीके से बनाते हैं इम्पेयरमेंट की, ठीक है, और कोई इम्पेयरमेंट फर्दर रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये लिखा हुआ नो फर्दर रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट, और चेंजेस होंगी फेयर वैल्यू की वो P&L में डेबिट या क्रेडिट होती जाएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लें कि भाई हमारी यहाँ फेयर वैल्यू क्या है 145,000 है, ये लिखी 145,000 की, और हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी है 139,196 की, हमारा इंक्रीज आ रहा है 5,803 का, तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा हमारे थ्रू P&L 1,45,000 से, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अमोर्टाइज कॉस्ट की वो क्रेडिट होगी उसकी फेयर वैल्यू से, सॉरी कैरिंग अमाउंट से उसकी, और जो डिफरेंस होगा वो हम P&L में एज ए गेन पार करेंगे 5,804 का, ठीक है। अब मजीद हम एक और एंट्री पास करेंगे जो हमारा प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो 1,000 का रिकॉग्नाइज हुआ है उसको खत्म करेंगे। पहले हमने एज अ गेन बुक एक्सपेंस बुक किया था, उसको खत्म करने के लिए हम ऐसा इसको इनकम बुक करेंगे, प्रोविजन डेबिट और हमारा P&L क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। सही, अब कोई फर्दर हमारी इनकम बुक नहीं होगी, सॉरी फर्दर हमारा कोई इम्पेयरमेंट बुक नहीं होगा अभी इसके अंदर, ठीक है। अब हम अगर हमारे एयर 2 के एंड पे आ जाते हैं, अगर हम एयर 2 एंड, तो हमारी क्या एंट्री पास होगी, सबसे पहले तो हम उसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे 145,000 पे लेके, सॉरी 145,000 है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि एयर 2 के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी 1,30,000, ठीक है, और हमारी कैरिंग अमाउंट है 1,45,000 की, तो हमें 15,000 का डिक्रीज आया हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे लॉस पार करेंगे P&L के अंदर और इन्वेस्टमेंट थ्रू P&L क्रेडिट कर देंगे इसमें से 15,000 से। सही होगी। इसके बाद हमारे एक एंट्री बनेगी जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव की होगी, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और इंटरेस्ट कैसे किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे हम लोग, जिस अमाउंट से हम लोगों ने पैसे रिसीव किए हैं। पैसे कैसे रिसीव किए, हमारा जो फेस वैल्यू है उस पर हमें जो रिटर्न मिल रहा है उस पर बेसिस पे हम लोग अपना इंटरेस्ट बुक करेंगे और पैसे ज़ाहिर सी बात है उसी से बुक होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है रिक्लासिफिकेशन ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड अमोर्टाइज कॉस्ट टू रिक्लासिफिकेशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को रिक्लासिफाई करके फेयर वैल्यू थ्रू OCI में कैसे लेके आना है, और इन्वेस्टमेंट अगर अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर हो तो उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L में कैसे लेके आना है। बाकी मजीद वीडियोज़ में इसी के वाइस वर्सा केसेस पे बात करेंगे, और इस समरी का मैं इंशाल्लाह एक लिंक लगा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से जाके देख के वहाँ से उसको ले सकते हैं वहाँ पे। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, कुछ मजीद क्लियरिटी आई हो कॉन्सेप्ट में, तो इस वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रा शेयर करें, और साथ में ये कि चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद वीडियोस से अपलोड होने से अपडेटेड रहें।